गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में टैक्स लायबिलिटी के बारे में। ये रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था। आज हम बात करेंगे टैक्स लायबिलिटी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है बच्चों। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी से क्या मतलब है। तो आज मैं आपको टैक्स लायबिलिटी समझाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। किसी भी इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी किस आधार पर पता लगाई जाती है? उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर पता लगाई जाती है। टैक्स लायबिलिटी की उसको कितना टैक्स देना है या उस पर इंडिविजुअल पर कितना टैक्स हमारा बनता है। The term tax liability does not mean the calculation of tax, but it means the scope of the total income on which an assessee is chargeable to income tax. क्या बोला है यहाँ पर? टैक्स लायबिलिटी से केवल ये पता करना नहीं है कि टैक्स का पता लगाना कि कितना टैक्स उस पर बनता है, बल्कि इसका मतलब क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन विच एन एसेसी इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। इस लाइन के बारे में समझते हैं। देखिए, कोई इंडिविजुअल कुछ दिन के लिए भारत में रहा, कुछ दिन के लिए बाहर रहा, फॉरेन कंट्री, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, रोजगार के लिए। तो सबसे पहले हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानेंगे कि वो कितने दिन के लिए भारत में रहा। यूजुअली हम ये मान के चलते हैं कि वो कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा होगा प्रीवियस ईयर में। ये बेसिक कंडीशन है पहली। और दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है कि पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन वो रहा हो। ये बेसिक कंडीशन है। तो हम ये पता लगाएंगे वो कितने दिन भारत में रहा, कितने दिन विदेश में रहा रोजगार के लिए। उसके बाद हम पहले तो ये देखेंगे कि वो भारत में कितने दिन रहा। जितने दिन वो भारत में रहेगा उसी हिसाब से उतने दिनों के लिए, उतने दिनों के आधार पे हम ये पहले डिसाइड करेंगे कि क्या वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाया जाएगा या नहीं कहलाया जाएगा। अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाया जाता है तभी उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस लागू हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाया जाएगा तो बेसिकली उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस जो हैं वो हमारे लागू नहीं होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे एक और चीज की। An assessee receives or earns income from different sources. Some incomes are earned or received from sources within India and some from outside India. एक एसएसी जिसकी इनकम को हम एसेस करते हैं, वो इनकम जो है वो अलग अलग कई सोर्सेज से कमाता है। कुछ इनकम्स ऐसी होती है जो उसने इंडिया में रहकर कमाई और कुछ इनकम ऐसी होती है जो उसने आउटसाइड इंडिया से कमाई। तो पहले हम इनकम का डिफरेंशिएशन करेंगे कि कौन सी इनकम उसने इंडिया में रहकर कमाई और कौन सी इनकम उसने इंडिया के बाहर रहकर कमाई। ठीक है। Whether he is charged on his Indian income or on his foreign income or on both the income, it is to be determined on the basis of residential status. ये डिसाइड क्या करेगा? जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिसाइड करेगा, वो ये बताएगा कि क्या हमें उसकी इनकम जो उसने इंडिया में रहकर कमाई उस पर टैक्स चार्ज करना चाहिए, क्या हमें उस इनकम पर टैक्स चार्ज करना चाहिए जो कि उसने बाहर रहकर कमाई, क्या दोनों इनकम पर टैक्स चार्ज करना चाहिए। तो ये उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर ही हमारा निर्भर करेगा। This aspect is also termed as incidence of tax और scope of total income. इसी एस्पेक्ट को हम अपना इंसिडेंस ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ टोटल इनकम बोलते हैं। इंसिडेंस जहां कोई चीज घटी या जहां कोई चीज घटी, और यहाँ पे क्या चीज घट रही है? यहाँ पे कुछ इनकम वो भारत से कमा रहा है, हमारे देश में रह के कमा रहा है, और कुछ इनकम वो विदेश में रहकर कमा रहा है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी हम इसको बोलते हैं और स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी हम इसको बोलते हैं। अब बात आती है सबसे पहले इंसिडेंस ऑफ टैक्स। Under Section 5
of the Income Tax Act 1961, incidence of tax on an assessee or the scope of an assessee's total income depends on his residential status and also on the basis of nature of income. देखिए, टैक्स लाइबिलिटी और इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 5 में इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में हमारी बात की गई है। ठीक है, जो उसमें क्या कहा गया है कि जो एसएससी की जो टोटल इनकम पर कितना टैक्स लगना है वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर और उसकी इनकम किस प्रकार की है, उस इनकम का नेचर क्या है। अब इनकम जो है, इनकम में बी एन इंडियन इनकम और इनकम में बी एन फॉरेन इनकम। ठीक है, तो इनकम कैसी भी हो सकती है, वो इंडिया में रह के भी कमा सकता है और बाहर रहकर भी कमा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंडियन इनकम के बारे में। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो इट एक्रूज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो हमारी इंडियन इनकम कहलाई जाएगी। ऐसी इनकम जो आपने भारत में रहकर कमाई या आप भारत वो जो आप कमाने वाले हो प्रीवियस ईयर में या जो आपने कमाई, या फिर ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक आपको नहीं मिली इंडिया में रह के पिछले प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम इंडियन इनकम अपनी बोलेंगे। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दो इट एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो आपको मिल गई, जो आपको प्राप्त कर ली, जो आपने कमाई भारत में रहकर पिछले साल, दो इट एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसी इनकम जो आपको प्राप्त हुई इंडिया में प्रीवियस ईयर में, लेकिन दो इट एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो इनकम आपने बाहर से ही क्यों ना कमाई हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो इनकम भी आपकी कैसी कहलाई जाएगी, हमारी इंडियन इनकम कहलाई जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, ऐसी इनकम जो आपको भारत में प्राप्त हुई लेकिन आपने बाहर किसी कंपनी में पैसा निवेश कर रखा था, वहां से वो पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और प्रीवियस ईयर में वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो वो भी आपकी इंडियन इनकम ही कहलाई जाएगी। क्योंकि प्लेस क्या था मिलने का, आपके इंडियन अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो प्लेस ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया, तो वो आपकी कैसी इनकम कहलाई जाएगी, इंडियन इनकम आपकी कहलाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बट इट एक्रूज और राइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो आपको बाहर प्राप्त हुई लेकिन किन वजह से प्राप्त हुई, जो आपने इनकम कमाई प्रीवियस ईयर में, वो इंडिया में कुछ ऑपरेशंस एक्टिविटीज आपने गतिविधियां की होंगी, उस वजह से आपको वो इनकम बाहर प्राप्त हुई, तो वो भी आपकी इंडियन इनकम कहलाई जाएगी। मतलब कुछ भी अगर हम बात कर ले, अगर कोई भी कनेक्शन है इंडिया से, चाहे वो आपने यहाँ रहकर कमाई या आपको वो बाहर प्राप्त हुई, या जो भी उसके रीजंस थे, जो भी उसके मतलब एक तरीके से इनकम के जो मतलब जो आपके जो सोर्सेस थे, अगर वो इंडिया से किसी ना किसी तरीके से बिलोंग करते हैं, तो वो सारी की सारी इनकम आपकी इंडियन इनकम ही कहलाई ही जाएगी। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम के बारे में। इनकम नॉट रिसीव्ड नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम ना तो आपको मिली, ना आपने कोई इनकम कमाई और कोई भी इनकम आपको इंडिया में प्राप्त नहीं हुई, ऐसी इनकम जो आपको इंडिया में प्राप्त नहीं हुई वो आपकी फॉरेन इनकम कहलाएगी। इनकम नॉट एक्रूड और अराइजन और नॉट डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइजन इन इंडिया, ऐसी इनकम जो कि आपको ना अपने एक्रू की, ना आपको एक्रू होने वाली है, ना वो इंडिया की किसी गतिविधि या फिर एक्टिविटीज की वजह से आप कमा रहे हो, ऐसी इनकम आपकी फॉरेन इनकम कहलाई जाएगी। अब यहां पे हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएसी। अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट,
An SSC who is ordinary resident in India is chargeable to tax in respect of his all Indian as well as foreign income from whatever source derived. An ordinary resident is chargeable to tax in respect of the following income. क्या बोलता है इस पैरा में यहाँ पर अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट एन एसएससी जिसकी इनकम एसेस की जा रही है जो कि एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में is chargeable to tax in respect of his all Indian as well as foreign income from whatever source derived. An ordinary resident is chargeable to tax in respect of the following income. कोई भी ऐसा बंदा जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में उसकी सारी इनकम पर चाहे उसने इंडिया से कमाई हो चाहे बाहर से कमाई हो कोई भी सोर्स हो उसकी सारी इनकम पर जो है वो हमारा टैक्स लगेगा। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा देख लेते हैं। इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो उसने कमाई भारत में रह गया उसके बिहाफ पर किसी ने कमाई वो आपकी क्या कहलाई जाएगी बेसिकली आपकी इंडियन इनकम कहलाई जाएगी और उस पर टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट इनकम विच accrues or arises or is deemed to accrue or arise to him in India during the previous year। ऐसी इनकम जो उसको एक्रू अराइज हुई या फिर एक्रू होने वाली है प्रीवियस ईयर में वो भी इंडियन इनकम कहलाई जाएगी और उस पर भी टैक्स पूरा का पूरा चार्ज होगा। नेक्स्ट इनकम विच एक्रूज और अराइजेस टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो उसको बाहर से प्राप्त हुई और ठीक है जो उसको बाहर से प्राप्त हुई ऑपरेशन इंडिया के ही होंगे उसने कुछ काम इंडिया में ही रहकर किया होगा लेकिन वो मिला उसको बाहर जाकर जब ठीक है प्रीवियस ईयर में तो ऐसी इनकम भी क्या होगी बेसिकली आपकी एक तरीके से इंडियन इनकम होगी और यहाँ पर उस पर भी पूरी तरीके से टैक्स चार्ज होगा। लिखा है ना यहाँ पे चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो जो भी इनकम उसको मिल रही है सारी की सारी अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो सारी की सारी इनकम पर टैक्स चार्ज होगा। अब नेक्स्ट चीज पढ़ लेते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी। Income which is received or deemed to be received by him on his behalf in India during the previous year। अब यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी के बारे में बात की गई है। Income which is received or deemed to be received by him or on his behalf in India during the previous year। Income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise to him in India during the previous year। Income which accrues or arises to him outside India from a business or controlled इन और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। देखिए कब कब टैक्स चार्ज होगा ऐसी इनकम जो कि उसको प्राप्त हुई उसके द्वारा या उसके बिहाफ पर किसी दूसरे बंदे के द्वारा प्रीवियस ईयर में। ऐसी इनकम जो उसको एक्रू अराइज होगी और एक्रू अराइज हो सकती है इंडिया में रहकर या हुई है प्रीवियस ईयर में या होने वाली है प्रीवियस ईयर में। इनकम ऐसी इनकम जो उसको एक्रू और अराइज हुई आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। जो उसको बिजनेस तो उसका सेटअप है इंडिया में उसकी वजह से उसको कुछ इनकम हुई जो उसको बाहर प्राप्त हुई तो वो भी आपकी जो बेसिकली क्या होगी आप उस इनकम पर इनकम टैक्स जो है चार्ज करोगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ये तो बात हुई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी ठीक है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट एसएससी के केस में अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट इन नॉन रेजिडेंट एसएससी इज accessible टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इनकम। हम टैक्स बेसिकली चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं उस पर देखिए क्या लिखा है इसमें इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो ये नॉन रेजिडेंट एसएससी ने कमाई या उसके बिहाफ पर किसी ने प्रीवियस ईयर में कमाई उस पर टैक्स चार्ज होगा। इनकम विच एक्रूज और अराइजेस और इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो उसको प्राप्त होने वाली है या हो चुकी है प्रीवियस ईयर में उस इनकम पर भी पूरी तरीके से इनकम टैक्स चार्ज होगा। तो ये था आज आपके साथ डिस्कस किया टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है हमारी ठीक है उसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्स ठीक है उसके बाद इंडियन इनकम उसके बाद हमने यहाँ पे बात की आपके साथ में फॉरेन इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ठीक है
इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी, उसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट एसएससी। तो ये था हमारा टैक्स लाइबिलिटी। रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लाइबिलिटी हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इसके बेसिस पर हम कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा मानना है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। धन्यवाद।